तो नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था और एंशिएंट हिस्ट्री में आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है और वो लेक्चर है मौर्य काल का। ठीक है, मौर्य काल हमारा चल रहा था और लास्ट लेक्चर है और इसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 4 टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो मौर्य संस्कृति, दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है मौर्य समाज, तीसरा मौर्य अर्थव्यवस्था और हालांकि चौथा टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि इसको विधिवत रूप से समाप्त किया जा सके। मैंने अशोक के बाद पतन के कारण बताए थे, तो मौर्य पतन उनको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है और क्या उसके अंदर लिखना है। ठीक है, मटेरियल आपके पास है तो उसको आज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। तो यानी कि मौर्यों का पतन, ये 4 टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करते हैं। उसके बाद मौर्य काल विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, जैसा कि मैं हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीसीएस के लिए, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, एसएससी के लिए एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इस लेवल के जो एग्जाम्स है, स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह हैं, इनके लिए बेनिफिट्स हैं। विभिन्न प्रकार के जो आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हरियाणा एसएससी है, जैसे कि यूपी एसएससी है और एसएससी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली क्लास है। ठीक है जी, और स्टार्ट करने से पहले फिर मेरी आपसे एक ही अपील होती है कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है जी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया कार्यक्रम है जो किसी कारण से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते और या फिर कोई और वजह है, तो उनके लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमें एक इनडायरेक्टली वे से डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि एक इक्वल प्लेटफॉर्म सभी के लिए मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए मिले। तो आपसे फिर से एक अपील है कि आप कम से कम इस वीडियो को एटलीस्ट फॉर एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है जी, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मौर्य संस्कृति। ये मौर्य संस्कृति क्या है? इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है मौर्य संस्कृति, देखिए इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। मैंने हमेशा बताया कि डिवीजन से चीजें थोड़ा सा इजी हो जाती हैं, तो आप इसको एक बार डिवीजन कीजिए और फिर हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद भी रखने और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सामान्य परिचय हमने पढ़ना है। दूसरी चीज, जो मौर्यकालीन संस्कृति है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक राजकीय कला और एक लोक कला। ठीक है जी, राजकीय कला के अंदर हम देखेंगे कि नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ था, नगर किस प्रकार से बने थे, नगरों की क्या विशेषताएं थी। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी चीज, स्तंभ पढ़ने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य कला में स्तंभों का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है जी, अशोक ने विभिन्न प्रकार के स्तंभ बनवाए थे, काफी स्तंभ बनवाए थे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से वो मतलब नवीन है। ठीक है, और क्या वो मतलब किसी और कला से इंस्पायर्ड भी थे या फिर बिल्कुल कॉपी पेस्ट था, उनके बारे में हमें पढ़ना है। स्तूपों के बारे में हमने पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के गुहा विहार है उनके बारे में पढ़ना है। एक और चीज है, वो है राजमहल। इस राजमहल के बारे में मेगास्थनीज ने काफी चर्चा की है। ठीक है, चंद्रगुप्त का ये राजमहल था, चंद्रगुप्त ने बनाया था, तो काफी इसकी चर्चा की, इसकी भव्यता के बारे में बताया। तो इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना है। ये तो हो गया राजकीय कला। दूसरी चीज लोक कला। लोक कला का अर्थ क्या है? जो कि आम जन द्वारा बनाई गई चीजें थी, उनको लोक कला के अंदर रखा गया। अब देखिए, कोई भी बच्चा है जो वो देखता है वही चीज बनाता है। ठीक है, आपने अभी भी समाज में देखा होगा, गांव में अगर आप चले जाएं, बच्चा क्या बनाता है? या तो वो ट्रैक्टर बनाएगा, ठीक है, या फिर वो बैलगाड़ी बनाएगा, या फिर वो कोई मिट्टी का खिलौना बनाएगा, हल बनाएगा, लेकिन वो कभी यूं नहीं है कि महल बनाएगा। ठीक है, कभी यूं नहीं है कि इंडस्ट्री बना देगा। ठीक, और या फिर कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी का मॉडल नहीं बनाएगा। वो जो चीज उसकी पहुंच के अंदर होती है वही चीज वो बनाता है। तो यही चीज मौर्य कला में है, जिसने मौर्य कला को 2 भागों में डिवाइड किया है। लोक कला में वो आते हैं जिन्होंने आम आदमी द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं,
ये काफी फेमस है। और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों की क्या क्वालिटी थी कि ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां आम लोगों द्वारा बनाई गई थी और विभिन्न प्रकार के धर्म, बेशक कोई भी धर्म को मानने वाले हो, बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, हिंदू धर्म को मानने वाले हो या किसी भी प्रकार के अन्य धर्म को मानने वाले हो, उन लोगों के द्वारा पूजी जाती थी। ठीक है जी। तो उनकी मतलब एक धार्मिक महत्व भी था। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद रखना है। उसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई और बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां, मृद भांडों की चर्चा हम करेंगे। तो ये सारे मिला के लोक कला के अंदर अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कि सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अब हम क्या देखते हैं? सामान्य परिचय में अब हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी इस मौर्य काल की, देखिए अगर मैं मौर्य कला की बात करूं तो भारतीय वास्तुकला का व्यवस्थित रूप से जो विकास है वो मौर्य काल में स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कोई साक्ष्य हमें ऐसे दिखाई नहीं देते कि जिससे हम कह सकें कि व्यवस्थित रूप से विकास क्रम चला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मौर्य काल में ही हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय वास्तुकला का विकास मौर्य काल में हुआ। तो यही बात मैंने लिखी है यहाँ पे, भारतीय वास्तुकला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। इससे पहले साक्ष्यों के अभाव के कारण भारतीय वास्तुकला का कोई व्यवस्थित विकास हमें देखने को नहीं मिलता। एक चीज तो ये। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इस काल में स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार बने। ठीक है, ये जितने भी बने हैं ये इन सब में पत्थर का प्रयोग किया गया है। इससे पहले जितने भी कलाएं हमें देखने को मिलती है उसमें बेशक मूर्ति हो, हड़प्पा काल की मूर्ति हो या कोई भी, मिट्टी का प्रयोग किया जाता था या फिर लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रचुर मात्रा में पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी बात है। तीसरी जो चीज है ये राजकीय संरक्षण। मौर्य संस्कृति की जो सबसे बड़ी बात है वो राजकीय संरक्षण में हुई, यानी कि राजा प्रोत्साहित करते थे कि वो कला को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। कला का उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए राजकीय संरक्षण में ही मौर्य कला का विकास हुआ। तो आप देखते हैं कि अशोक ने विभिन्न प्रकार के स्तंभ बनवाए, अशोक ने स्तूप बनवाए, अशोक और अशोक के बाद के जो राजा थे इन्होंने विभिन्न प्रकार की गुहा विहार बनवाए बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो चीजें मैंने डिस्कस की है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में एज इट इज यूज कर सकते हैं फॉर द जीएस। जीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और साथ में सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इसको दोनों पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। सामान्य परिचय में अब हमने ये चीजें बात की है। अब हम बात करेंगे कि राजकीय कला की। राजकीय कला में जो सबसे पहली चीज है नगर, कि नगरों के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। ठीक है, और मेगास्थनीज के क्या विचार थे, इन सब चीजों को हम देखेंगे। नगरों के लिए कौटिल्य की एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है। तो इससे ये पता लगता है कौटिल्य कितने दूरदर्शी थे। कौटिल्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थानुसार, अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उन्होंने हर चीज पे बात की है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था उनकी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, कोई राजा का नाम नहीं है। ठीक है, सीधा जो बिंदु है उनके ऊपर बात की गई है और इसी वजह से जो कौटिल्य की पुस्तक है वो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक है जी, प्रासंगिक है। आज आप देखिए कि जितने देश हैं उन्होंने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो कौटिल्य ये बात उसी टाइम पे मानते थे कि सुरक्षा किसी भी देश की, किसी भी नगर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो यहीं पे इन्होंने उसकी इसी बात को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि नगर, कौटिल्य के अनुसार नगर सुरक्षा प्राचीरों एवं गहरी खाइयों से घिरे होने चाहिए। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, कि सुरक्षा की दृष्टि से गहरी खाइयां होनी चाहिए ताकि कोई अचानक से हमला ना कर सके। ठीक है जी, तो जो मेन एरिया है उसके आसपास गहरी खाई होनी चाहिए। एक चीज, 3 प्रकार के मार्गों की बात करता है। ठीक है, वीरथी, संकरी गली, पतली गली होगी। ठीक है, पतली गली इसलिए ताकि दुश्मन इतनी आसानी से वहां पे एंट्री ना कर सके। एक चीज। दूसरी चीज रथ्या, मध्यम मार्ग की, यानी कि थोड़ा सा संकरी गली से चौड़ा। और महापथ्या, महामार्गों की बात करता है जो आज के दिन हाईवेज की है। ठीक है, आज हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यातायात की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी वो चर्चा करता है महामार्गों की। उसके अलावा मेगास्थनीज और फाहियान जो कि गुप्त काल में आए थे, उन्होंने भी मौर्यकालीन नगरों की भव्यता का वर्णन किया है। ठीक है, उनके बारे में बताया है। तो मेगास्थनीज व फाहियान ने मौर्यकालीन नगरों का वर्णन किया है। तो ये नगरों के बारे में उन्होंने बातचीत कही है। तो ये हो गया नगर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है राजमहल।
मौर्यकालीन राजमहल या चंद्रगुप्त का राजमहल, इसके बारे में बहुत कुछ हमें देखना है, तो इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। राजमहल, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पूनर महोदय हैं, उन्होंने इस राजमहल को खोजा था, ठीक है जी। तो उन्होंने ही मतलब इसके बारे में प्रकाश डाला है आज के दिन की भी ये ऐसा राजमहल होता था, ठीक है। तो स्पूनर महोदय ने चंद्रगुप्त द्वारा पाटलिपुत्र में स्थित राजमहल को खोजा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा वर्णन किया है इस राजमहल का, वो मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज इसकी भव्यता से, इसकी अलौकिकता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है जी। तो मेगास्थनीज के अनुसार कुम्हारा स्थित, कुम्हारा यानी कि पाटलिपुत्र में पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, स्थित चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए ये लकड़ी का महल था, ठीक है जी, और बहुत ही ज्यादा भव्य था। तो चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए लकड़ी के राजप्रसाद का वर्णन किया है। ये कहते हैं कि ये 80 स्तंभों वाला महल था, तथा ये ईरान में सूसा एवं एक बतना कोई राजमहल है, वहां पर भी राजमहल थे, उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था, उस टाइम की जो वास्तुकला थी, उस टाइम का जो मतलब आर्किटेक्चर सिस्टम था, वो कितना ज्यादा डेवलप था, ठीक है। आज हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ निगाह रखते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिले, हम मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को आज उदाहरण देते हैं, तो उस टाइम पे भारत का उदाहरण दिया जाता था। भारत की वास्तुकला, भारत की इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा फेमस रही होगी, ठीक है, एक चीज। दूसरा, इस चीज का अंदाजा तो फाहियान के कथन से ही लगाया जा सकता है, जो कि ये कहते हैं कि ये जो राजमहल है ये देवताओं द्वारा निर्मित था, ठीक है, ये किसी आदमी के द्वारा निर्मित नहीं था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इसके कितने ज्यादा प्रशंसक रहे थे और ये राजमहल कितना भव्य होगा, ठीक है जी। तो ये थे राजमहल। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अशोक के स्तंभ। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ही आराम से सुनना। और दूसरी चीज, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के जो अलग पीसीएस एग्जाम्स है उनमें मेंस के पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। तो अब हम करते हैं अशोक के स्तंभ। राजकीय कला की विशेषताएं। स्तंभ, इनकी क्या विशेषता थी और स्तंभों की क्या विशेषता थी? मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ये। तो अगर आप देखेंगे कि मौर्य कला में या मौर्य काल की जो सबसे बड़ी विशेषता, उनमें एक और बेहतरीन विशेषता है कि उनकी आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में भी उनके जो पिलर्स थे, जो स्तंभ थे, उनकी आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन है, एक बेहतर कला का उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो सबसे सर्वोत्कृष्ट था। दूसरी चीज, अगर कोई भी राजा कुछ बनवा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। इन स्तंभों के कुछ उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में क्या है? पहली बात तो वही है कि अगर कोई राजा, मान लीजिए ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, तो ठीक है, वो एक उनका उद्देश्य था भी, ये लव सिंबल है आज हम कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजकीय वैभव को भी दिखाता है। राजा के दिमाग में हमेशा ये होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं या कुछ ऐसी मतलब भवन निर्माण करें या कुछ भी ऐसा निर्माण करें जो सदियों तक याद रहे, ठीक है, वो हमारी ग्लोरी को दिखाए, यानी उस इतिहास को, उनके डायनेस्टी को ग्लोरीफाई करे। तो यही चीज़, इसी सबसे पहला उद्देश्य ये था कि ये राजकीय वैभव को दर्शाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राजकीय वैभव को। दूसरी चीज़, जनता से बातचीत का माध्यम था। अशोक ने इस पे अभिलेख खुदवाए थे, तो वो अशोक अपनी बात जनता तक किस तरीके से पहुंचाता था? वो इन स्तंभों के थ्रू पहुंचाता था। उससे जनता को ये मतलब पता लगता था कि अशोक के दिमाग में क्या चल रहा है, अशोक के थीम क्या है, ठीक है। तो जनता से बातचीत का माध्यम। तीसरी चीज, धम्म अशोक ने अडॉप्ट किया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धम्म, अशोक का धम्म बुद्ध धर्म से किस तरह अलग था। हालांकि बुद्ध से इंस्पायर जरूर था, तो उस धम्म और जो उनसे संबंधित शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया। तो ये एक सबसे बेहतरीन मतलब ये एक उद्देश्य रहा है इसका। तो ये उद्देश्य थे जिनके बारे में ये है। अच्छा, इन स्तंभों की अपनी एक विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये स्तंभ एक ही पत्थर पे बनाए हुए हैं, पत्थर को काटा नहीं है। आप देखेंगे तो किसी प्रकार का जोड़ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार के पत्थर से बनाया गया है, एक चीज। दूसरी चीज, लाल बलुआ पत्थर है, लाल कलर के हैं, तो लाल बलुआ पत्थर। और ये पत्थर भारत के कुछ ही भागों में मिलते थे। चुनार और मथुरा इस लाल बलुआ पत्थर के लिए फेमस माना जाता है। तो लाल बलुआ पत्थर जो कि चुनार और मथुरा से मंगाया गया था, उससे ये निर्मित है। दूसरी क्वालिटी ये है। तीसरी चीज क्या है, आज भी आप देखेंगे इतना
मतलब टाइम पीरियड बीत चुका है मौर्य काल से और वर्तमान तक, लेकिन पॉलिश है वो एज इट इज़ है। तो चमकदार पॉलिश यूज़ की गई है, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके अलावा इनकी ऊंचाई देखोगे तो सामान्यतः 30 से 50 फीट तक की ऊंचाई की है। और दूसरा इनका वजन देखोगे तो 1000 से 1200 मन तक के ये वजन है इनका। ठीक है जी, ये एक क्वालिटी है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई ना कोई मूर्ति जरूर बनी हुई है। ठीक है, उसके शेष पर यहाँ पे अभिलेख अंकित है, अशोक के अभिलेख अंकित है, और जबकि इसके शीर्ष पर कोई ना कोई मूर्ति है जो कि मौर्य मूर्ति कला है। कला जैसे कि आपने सारनाथ का स्तंभ देखा होगा, ठीक है, शेर की मूर्ति है। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। तो यानी कि स्तंभों पर अशोक के अभिलेख अंकित थे तथा स्तंभों के शेष पर मौर्य मूर्ति कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी। अब एक क्वेश्चन उठता है, और ठीक है, ये तो आपने एक कंसेप्ट समझ लिया। यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में या पीसीएस में खासकर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, आज जीएस में भी सकता है, मेंस में आपसे कुछ घुमा फिरा की चीज़ें पूछी जाती है यूपीएससी में खासकर। अब इनसे रिलेटिवली जब आपने इस सारी चीज़ को देखा, पहले हम मौर्य स्तंभों की विशेषता को थोड़ा सा एक बार ड्रा कर देता हूं मैं कि किस तरीके से आपको स्तंभ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है। देखिए, अगर मैं अशोक के स्तंभों की विशेषताओं की बात करूं, कुछ अशोक का स्तंभ आपको इस तरीके का नजर आएगा। ऊपर कोई ना कोई मैंने पशु नहीं बनाया, ड्राइंग थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं है, तो यहाँ आपको पशु की आकृति मिलेगी। शीर्ष पर पशु की आकृति जैसे कि सिंह। अगर हम बात करें जो अशोक का स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, वहाँ पे आपको सिंह नजर आएंगे। 4 शेर हैं जो अलग अलग दिशाओं में बटे होते हैं, ये विशेषता है। ठीक है, अलग अलग सारनाथ पे जैसे 4 सिंह हैं, सांची पे कुछ हो सकता है। तो यहाँ पशु की आकृति आपको दिखाई देगी, एक चीज। दूसरा, ये जो डॉट है ये अशोक के धम्म चक्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये अशोक का जो धम्म चक्र है, और मैंने बताया था जैसे कि हमने जो तिरंगे में लिया हुआ है वो धम्म चक्र से ही लिया गया है। सामान्यतः जो तिलियां हैं वो 24 तिलियां दिखाई देंगी, लेकिन सारनाथ में ये 31 है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, चौकी दिखाई देगी। चौकी यानी जिस पे वो शेर उकड़ू बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 4 दिशाओं में 4 शेर, चौकी, बीच में धम्म चक्र आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एक कंठ बना होगा सपोर्ट देने के लिए, उस चौकी को सपोर्ट देने के लिए कंठ। उसके अलावा ये जो है ये उल्टा कमल बना हुआ है, तो ये आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एक और मेखला दिखाई देगी आपको। ठीक है, जिसपे ये सारा का सारा यानी इसका एक तरीके से आधार है। ठीक है, ऊपर की चीज़ों के लिए, तो वो मेखला दिखाई देगी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थरों का प्रयोग किया गया है, मैंने यहाँ लिखा भी है। एकाश्म स्तंभ कहा जाता है इनको, क्योंकि एकाश्म पत्थर, तो एकाश्म स्तंभ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये एकाश्म स्तंभ है। तना जो है इसकी क्वालिटी क्या है, ये ऊपर से कम चौड़ा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा चौड़ाई बढ़ती जाएगी इसकी। ठीक है जी, 30 से 50 फुट लंबा है ये। ठीक, उसमें बीच में अशोक के स्तंभ, अशोक के लेख अंकित है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तना, अशोक के लेख, मेखला, उल्टा कमल, चौकी, धम्मचक्र, पशु आकृति, कंठ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। अब जो क्वेश्चन, अब आपने अशोक के इस पूरे स्तंभ की विशेषताओं को आपने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हमें इसका आंसर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो ये अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, क्या अशोक के स्तंभ सर्वथा नवीन थे? क्या इससे पहले विश्व में कहीं भी स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ? ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और अगर हुआ था तो क्या अशोक ने उनकी कॉपी पेस्ट की थी, ये क्वेश्चन भी अराइज होगा। और क्या अशोक ने जब स्तंभ बनवाए थे उनको इससे पहले मतलब किसी भी प्रकार के स्तंभों की नॉलेज नहीं रही थी, मतलब उन्होंने बिल्कुल अपनी
थॉट से बनवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखे, क्या अशोक के स्तंभ सर्वथा नवीन थे, क्या, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या अशोक के एकाश्म स्तंभ बनवाने के लिए अन्य क्षेत्रों से शिक्षा नहीं ग्रहण की। मैंने बताया क्या बिल्कुल उसने मतलब अपना पूरा दिमाग लगाया था, या आर्किटेक्चर जो थे मौर्य काल के उन्होंने बिल्कुल दिमाग लगाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आप इनकी क्वालिटीज को जानते हैं, ठीक है। इससे पहले भी स्तंभ बने थे, ईरान में सूसा एवं एकबतना में स्तंभों का निर्माण हुआ है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, नहीं बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आप भी कुछ बनाते हैं या कोई चीज़ आप देखते हैं तो आप बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आप अपनी इनोवेशन जरूर डालेंगे उसके अंदर। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देती है कि इन्होंने भी इनोवेशन लिया। अगर मान लीजिए अशोक के ईरान के जो स्तंभ है उसमें लाइनें अगर इस तरीके से हैं, तो मौर्यकालीन जो कलाकार थे, मौर्यकालीन जो मूर्ति कलाकार थे या जो स्तंभ निर्माणकार थे, आर्किटेक्चर थे, उन्होंने इसे दूसरे तरीके से लिया। एक चीज़ तो ये, तो कभी भी कलाकार प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें ग्रहण नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप जानते हो कि जो ईरान के स्तंभ हैं, जो अशोक के स्तंभ है, बिल्कुल एकाश्म पत्थर इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, कहीं आपको जोड़ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जबकि ईरान के जो सूसा एवं एकबतना के स्तंभ है वो उसमें जोड़ दिखाई देगा, वो एक ही पत्थर से नहीं बनाए गए बल्कि विभिन्न पत्थरों को काट के बनाए गए। तो दूसरी विशेषता तो ये, इस प्रकार से ये डिफरेंट होंगे, आप बात को समझिए। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी बताया कि एक तो ये होगी, दूसरी ये, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो स्तंभ है ये ऊपर से चौड़े हैं, ऊपर से भिड़े और फिर नीचे जैसे जैसे आएंगे चौड़े होते जाएंगे। लेकिन ईरान के जो स्तंभ हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, इस प्रकार से हैं। तो आप इन पॉइंट्स को लेके अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट करती हैं। लेकिन हम ये भी मैंने बताया, देखिए यूपीएससी में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको कभी भी एक सिंगल साइडेड नहीं रहना, बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है। बैलेंस्ड अप्रोच, तो बैलेंस्ड अप्रोच यानी कि आपने कंक्लूजन, हम कह सकते हैं कि अशोक ने उन चीज़ों से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें ग्रहण करी थी, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि अशोक ने बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी की थी या कट कॉपी पेस्ट किया था, ऐसा नहीं था। आज की भाषा में अगर बात करूं तो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण की थी, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने अपना नवाचार यानी इनोवेशन जरूर डाला था इसमें, ठीक है। और यही चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़, उल्टे कमल की आकृति है, वहाँ घंटे की आकृति बनी हुई है। तो कॉपी पेस्ट करता तो वो घंटे की आकृति बनाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हम अपना आंसर बैलेंस्ड अप्रोच में, मैं इसके पॉइंट्स बता देता हूँ, उसको आपको आंसर लिखना है और फिर आप देखिएगा कि आंसर किस तरीके से मतलब इम्प्रूवमेंट आती है आपके क्वेश्चंस में। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा पॉइंट्स जो है इसके बता देता हूँ। तो ये पॉइंट्स आपको देने, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, हालांकि डिस्कस कर लिया है। ईरानी स्तंभ सीधे थे जबकि अशोक के स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर चौड़े थे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को ग्रहण किया। तीसरी चीज़, अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने हुए थे जबकि ईरानी स्तंभों का निर्माण पत्थरों को काट कर किया गया था। उसके अलावा अशोक के स्तंभों में उल्टे कमल की आकृति जबकि ईरान के स्तंभों में घंटे की आकृति बनी हुई है। तो अब आपको यहाँ तक तो लिख दिया, निष्कर्ष जोड़ देना है। तो निष्कर्ष हम क्या पूछते हैं कि ये जो अशोक के स्तंभ है वो मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, निसंदेह निष्कर्ष है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कंपैरेटिव कर ली है। तो आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, ठीक है जी। तो ये था एक वो। अब बात करते हैं कौन कौन से अशोक के स्तंभ थे, उनकी क्या विशेषता थी, मतलब कितने स्तंभ, मेन जो स्तंभ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये स्तंभ है बखेड़ा स्तंभ, वैशाली यूपी में है। ये अशोक का पहला स्तंभ माना जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, संकीसा स्तंभ, फर्रुखाबाद यूपी। यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, वो सिंबल्स कई बार पूछा जाता है कि संकीसा स्तंभ है जो कि फर्रुखाबाद यूपी में है, वहाँ पे किस पशु की आकृति बनी हुई है, तो हाथी की आकृति बनी हुई है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा रामपुरवा, यहाँ पे वृषभ प्लस सिंह, दो पशुओं की आकृति बनी हुई है, वृषभ प्लस सिंह, इनकी आकृति बनी हुई है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा लोरिया अरेराज,
वृषभ की आकृति बनी हुई है। लोरिया नंदनगढ़ सिंह की आकृति बनी हुई है। सांची स्तंभ सिंह की आकृति बनी हुई है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी आकृति कहाँ पे है। तो ये था, अब हमने नगर कर लिए, राजमहल कर लिया, स्तंभ कर लिए। अब हम बात करते हैं स्तूप। ये कौन कौन से स्तूप हैं? अशोककालीन जो प्रमुख स्तूप हैं वो है सांची, सारनाथ, भरहूत, धर्मरजित। ठीक है, सांची एमपी में है, सारनाथ वाराणसी एमपी में, भरहूत एमपी में है और धर्मरजित तक्षशिला पाकिस्तान में है। ठीक है जी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इन स्तूपों की विशेषताएं क्या थी? जहां स्तंभों की विशेषताएं हमने पढ़ी, ऐसे ये तो अशोक ने 80,000 स्तूप बनवाया। हालांकि ये इतना बड़ा मतलब एक तरीके से दावा है, क्लेम है, बुद्ध धर्म ही करता है और बुद्ध धर्म मतलब दावे ज़्यादा करता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 80,000 स्तूप बनवाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो स्तूप है, स्तूप बना किस चीज़ का होता है? स्तूप का जो मध्य भाग था वो ईंट का बना होता था, ईंटों का बना होता था, जबकि उसका जो बाहर का भाग था वो लकड़ी का बना होता था। दूसरा, ऊपर गुबंदाकार आकृति होती थी, गुबंद के ऊपर प्रस्तर छत्र बना होता था, यानी कि एक तरीके से छज्जा बना होता था जहां पे बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। तो ये एक कारण था, मतलब उसको एक तरीके से धार्मिकता देने का प्रयास कर रहा था। आपने देखा भी होगा बाद में यही बुद्ध धर्म के पतन का कारण बना। बुद्ध ने कभी इन चीज़ों को नहीं माना, धर्म को नहीं माना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते थे, लेकिन बाद में यही चीज़ें फिर पतन का कारण बनी थी। तो ये मतलब अस्थियों को, तो एनीवेज अशोक इसको फॉलो कर रहे थे, तो अशोक ने इसको एज इट इज़ चीज़ों को अडॉप्ट किया और स्तूप बनवाए और स्तूप के ऊपर बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आकृति थी वो अर्धचंद्राकार आकृति थी, चांद जैसे आधा होता है तो वो आकृति थी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आकृति थी, अर्धचंद्राकार आकृति थी। इनमें जो सबसे प्रमुख स्तूप है वो है सांची का स्तूप। देखने लायक है, कभी टाइम मिले आप जरूर देखिएगा, चीज़ें सीखी जाती है। जब आप चीज़ देखते हो तो वो काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं हम उनसे, और प्रैक्टिकल जो चीज़ें देखी हुई है वो ज़्यादा याद रखी जाती है। तो ये थे स्तूपों की बात। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ कर ली। अब राजकीय कला हमने खत्म कर दी है, यानी कि जिसमें हमने क्या किया, राजकीय नगरों के बारे में पढ़ा, कौटिल्य ने क्या कहा, उसके अलावा हमने स्तंभ पढ़े, राजमहल पढ़े, स्तूपों के बारे में पढ़े। तो ये राजकीय कला अब हमने समाप्त कर दी। अब हम बात करते हैं लोक कला की। तो लोक कला के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोक कला कौन बनाता था, आम जन बनाते थे। तो वो क्या बनाएंगे, ज़्यादातर लोक कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने। इसमें दीदारगंज पटना है, वहाँ पे जो मतलब मूर्ति मिली है वो चावर ग्रहणी की मूर्ति सबसे प्राचीनतम मूर्ति मानी जाती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बेसनगर के विदिशा से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके अलावा विदिशा से ही एक यक्ष की मूर्ति मिली है। परखम मथुरा से, राजघाट से, वाराणसी से वहाँ से भी यक्ष की मूर्तियाँ मिली है। अच्छा, दूसरा, इन यक्ष की मूर्तियों की जो क्वालिटी थी यक्ष यक्षिणी की, ये हर धर्म के लोगों के द्वारा पूजी जाती थी। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ आप देख रहे हो सर्व धर्म की बात आपने देखी कि लोगों ने मतलब हर धर्म के लोग उनके प्रति आस्था दिखा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ठीक है, ये तो आपने मान लिया। एक उड़ीसा के धौली है, ठीक है, वहाँ से हमें हाथी की मूर्ति दिखाई दी है और ये बहुत बेहतरीन मूर्ति है, आम जनमानस के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। ऐसे लगता है हाथी जो है वो पर्वत से निकल के आ रहा है, तो ये है। इसके अलावा उन्होंने मिट्टी के खिलौने बनवाए, ठीक है, पशु मान लो पशुओं की आकृति बनाई, मिट्टी से मूर्तियां बनाई और छोटी मोटी मूर्तियां बनाई, ठीक है। तो ये है, मैंने बताया कि वो राजमहल नहीं बनाएगा, क्योंकि जो बच्चा देखता है या जो कलाकार जो उसकी पहुंच में होता है वहां तक वो अपने आप को सीमित रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बनाई, तो इनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। आम जनमानस द्वारा बनाई गई थी, मैंने बताया लोक कला। दूसरी चीज मुख्यतः यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई हैं। कहाँ से, दीदारगंज पटना से, चावर ग्रहणी की मूर्ति ये सबसे प्राचीनतम मूर्ति है। उसके अलावा परखम मथुरा यक्ष की मूर्ति, राजघाट वाराणसी से भी यक्ष की ही मूर्ति मिली है, विदिशा एमपी से भी यक्ष की मूर्ति मिली है, बेसनगर जो विदिशा में है वहां से यक्षिणी की मूर्तियां मिली है, एक चीज। उसके अलावा उड़ीसा के धौली से आमजन द्वारा बनाया गया हाथी, जो कि बहुत ही मतलब
एक विशिष्ट नमूना है। हालांकि और भी बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने बनाई, बहुत सारे मिट्टी के हल बनाए, पुरुष स्त्रियों की मूर्तियां बनाई, लेकिन इतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी ये है। तो ये आम जनमानस द्वारा, और ऐसा लगता है जैसे हाथी पर्वत से निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा बनाई गई ये थी। उसके अलावा यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो सभी धर्मों द्वारा पूजी जाती है। आम जन के लोगों ने मिट्टी के हल व पशु पक्षी की मूर्तियां बनाई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विशेषता क्या है कि ये जो मैंने बताया यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, वो बेशक हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध धर्म, सभी उसकी पूजा करते हैं। तो सर्व धर्म का सबसे बेहतरीन नमूना है ये। उसके अलावा मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें बनाई, मिट्टी के हल, पशु पक्षियाँ, इनकी मूर्तियाँ बनाई, पुरुष स्त्रियों की मूर्तियाँ बनाई। तो ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और है मृद भांड। मृद भांड की बात करूं तो मैंने मृद भांड बताए थे कि NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पिक्चर वेयर, ठीक है, उत्तरी काले चित्रित मृद भांड, ठीक है, ये इसकी हिंदी बनेगी NBPW यानी उत्तरी काले चित्रित मृद भांड। ये यहां से मिले हैं। एक चीज तो ये हम सारे पिक्चर वेयर जितने भी मृद भांड है कौन से किस में, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो NBPW मृद भांड बन गया। और मैंने बताया था NBPW मृद भांड वैदिकोत्तर काल से यानी कि 600 के बाद से जितने भी हैं वहां से लेके और मौर्य काल तक NBPW मृद भांड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो NBPW है ये मौर्य काल में भी मिले हैं और वैदिकोत्तर से लेकर मौर्योत्तर काल तक ये मृद भांड यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये था एक टॉपिक। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और इसमें रह गया है, वो टॉपिक हम अब बात करते हैं। उसमें क्या है, गुहा विहार। ऑलरेडी हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन राजकीय कला का ही एक पार्ट है, उसको और 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मौर्य काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हम करेंगे वो होंगी मौर्य अर्थव्यवस्था। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट गुहा विहारों का भी 3 लाइनें आप इसमें भी लिख लीजिए कि गुहा विहार, इस काल में गुहा विहारों का भी व्यवस्थित विकास हमें देखने को मिलता है। मौर्यकालीन राजाओं द्वारा गुहा विहारों का निर्माण किया गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुदामा, करण चौपाड़ की गुफा, ठीक है, लोमर्षि की गुफा, ये सारी चीज़ें गुहा विहार, ये सब हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मौर्यकालीन मौर्य कला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था के ऊपर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, फिर मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई हमें टॉपिक पढ़ना है उसको हम पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको भी जिस तरीके से हमने मौर्यकालीन कला को डिवाइड किया था, इसी प्रकार से इसको भी हम डिवाइड करते हैं। देखिए, जनरली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर की सिचुएशन वहाँ क्या रही होगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रेड कैसा था, बाह्य ट्रेड था या आंतरिक था, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। बाह्य व आंतरिक था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टैक्स कैसा था, कर कितना था, कर की दर क्या थी, ये सब हम पढ़ेंगे। उद्योग, इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी थी, क्या कौन कौन से उद्योग थे, कौन सा उद्योग प्रमुख था, ये हम पढ़ेंगे। बंदरगाह कौन सी थी, अगर बाह्य व्यापार रहा होगा तो बंदरगाह जरूर रही होंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो उनकी करेंसी थी वो कौन सी थी, राजकीय करेंसी कौन सी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। जनरल इंट्रोडक्शन में जो मौर्यकालीन इकोनॉमिक थी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी वो राजकीय नियंत्रण में थी, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी उसको, ठीक है। कैपिटलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं। कैपिटलिज्म मतलब है कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक्स है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ है, राजकीय नियंत्रण में थी। दूसरा, कौटिल्य ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वार्ता। ये वार्ता इसने कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, व्यापार के लिए, इन तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया, वार्ता शब्द का प्रयोग। तो यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण पिलर होते हैं, महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उस समय के। तो यानी कि जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी वो वार्ता पर टिकी हुई थी। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था वार्ता पर टिकी हुई थी।
उसके अलावा कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन व व्यापार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था राजकीय नियंत्रण में थी, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा तो ये जनरल 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है वार्ता क्या है। वार्ता कृषि, पशुपालन व अर्थव्यवस्था के लिए कौटिल्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, तो वो चीज है। तो ये है। अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि की बात करूं, और कृषि में जो सबसे पहली बात है फसल, तो कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, खासकर एसएससी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जबकि मेगास्थनीज केवल 2 प्रकार की फसल का उल्लेख करता है, तो ऑब्वियस ये बाहर का है, तो उसको मतलब इतना नहीं नजर पड़ी होगी, तो ये चीज है। इसी प्रकार से कौटिल्य ने धान की फसल को उत्कृष्ट बताया है, और जबकि गन्ने की फसल को निकृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि धान का दोनों बेनिफिट है। धान उस टाइम पे खाने के लिए यानी कि पेट भरने के भी काम आता था। दूसरा, धान को आप बाजार में बेच भी सकते थे। तो ये है। गन्ना कैश क्रॉप में आती है, आज भी कैश क्रॉप में आती है, उस टाइम भी नकदी फसल में थी। शुगर वगैरह या ये गुड़ वुड़ नहीं बनाया जा सकता होगा उस समय पे, तो गन्ना सिर्फ बेचा जा सकता था, वो पेट नहीं भर सकता था। तो इसलिए कौटिल्य ने उस समय की मतलब जो सिचुएशन थी, अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर थी, उसके हिसाब से उन्होंने धान की फसल को उत्कृष्ट बताया, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्ट बताया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार वर्षा वर्ष में 2 बार होती थी, तो ये चीज इसने बताई कि वर्षा केवल साल में 2 ही बार होती थी। ऑब्जर्वेशन की थी, तगड़ी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये एक चीजें हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीजें इनके बारे में कि कौटिल्य ने 2 प्रकार के वनों की बात की है, हस्तिवन, द्रव्यवन। द्रव्यवन यानी कि जहाँ खनिज है, मतलब वन का मतलब ये है कि जो कृषि के अलावा जो भूमि थी वो वन के लिए प्रयोग होती थी। तो उसमें भी उसने उनको 2 प्रकार के वनों की बात की, हस्तिवन यानी जहाँ हाथी वन, और द्रव्यवन, द्रव्यवन की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम बात करते हैं और आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं वनों की। मैंने ऑलरेडी बता दिया 2 प्रकार के वन है, एक हस्ती वन है, हाथी वन, दूसरा धातु वन, द्रव्य वन। तो द्रव्य का मतलब जो ये रुपया वगैरह है या जो भी ये मुद्रा है, ये सब द्रव्य के अंदर ही आते हैं। तो यानी कि जो मिनरल है, खनिज संसाधन थे, उनकी बात की गई, उसको भी इन्होंने क्लासिफाई किया। दूसरी चीज, एक टर्म हमने पढ़ी थी, एक अध्यक्ष पढ़ा था, एक अधिकारी पढ़ा था, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष के नियंत्रण से ही धातुएं बाजार में उतारी जाती थी, यानी कि पन्याध्यक्ष उनको रेगुलेट करता था, कंट्रोलिंग करने की जो पावर थी वो उनके पास थी। तो पन्याध्यक्ष के नियंत्रण से ही धातुएं बाजार में उतारी जाती थी, यानी कि कोई नकली करेंसी ना हो। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया होगा। उसके अलावा व्यापार मैंने बताया 2 प्रकार के व्यापार थे, और बाह्य व्यापार भी था और आंतरिक व्यापार भी था। आगे हम इनके ऊपर कर भी देखेंगे कि बाह्य व्यापार पे कितना कर था और आंतरिक व्यापार पे कितना कर था। दूसरी चीज, मार्ग की बात है। 2 प्रकार के मार्ग थे मौर्य काल में, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। मेगास्थनीज केवल उत्तरापथ मार्ग की ही चर्चा करता है, और मेगास्थनीज के अनुसार जो उत्तरापथ था वो कहाँ से कहाँ तक था? उत्तरापथ था तक्षशिला से लेकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो सिंध प्रांत है, उत्तर पश्चिम में जो सिंध प्रांत है, वहां तक्षशिला से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक, ये सोनार गांव तक। ये मैं इसलिए बना रहा हूं, ये किसके अनुसार था? मेगास्थनीज के अनुसार। हालांकि सामान्यतः जो माना गया है मौर्य काल के अनुसार, मौर्य में मतलब मौर्यों के अनुसार ये कितना था? तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र पुत्र। इसी प्रकार से आगे जब हम जाएंगे मौर्योत्तर समय में, तो ये जो मार्ग है ये और छोटा होता जाएगा, तक्षशिला से लेकर ये मथुरा तक रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। मौर्य काल में मेगास्थनीज जिसको सोनार गांव तक बताता है तक्षशिला से लेकर, और जबकि मौर्य इसे तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक बताते हैं। इसके अलावा मौर्योत्तर समय में ये तक्षशिला से मथुरा तक था। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मार्ग की बात की है, और मैंने बताया कि मेगास्थनीज जहां केवल उत्तरापथ मार्ग की बात करता है, वहां पे कौटिल्य ने उत्तरापथ व दक्षिणापथ दोनों मार्गों की चर्चा की, और उसने उत्तरापथ की बजाय दक्षिणापथ को ज्यादा
बेहतर मार्ग बताया है। क्यों बताया? क्योंकि वहां से बहुमूल्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, तो इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कौटिल्य उत्तरापथ की बजाय दक्षिणापथ मार्ग को ज्यादा बेहतर मानता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब वो कहां से कहां तक है, इन सब चीजों की ओर हम चर्चा करते हैं। तो ये व्यापार हो जाएगा। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम कर की चर्चा करेंगे कि कर कितना प्रकार का है। ठीक है, फिर हम बंदरगाह की चर्चा कर लेंगे और फिर उद्योगों पे हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब बात करें कौटिल्य उत्तरापथ, मैंने बताया दक्षिणापथ, और ये जो दक्षिणापथ था वो कहाँ से कहाँ तक था? वो था श्रावस्ती कौशल से लेकर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र तक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्रावस्ती कौशल से, जो श्रावस्ती है कौशल महाजनपद में पड़ता था और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र तक था, जबकि उत्तरापथ कहाँ से? तक्षशिला से लेकर बंगाल के सोनारगांव, मेगास्थनीज बात करता है। दूसरी चीज, मौर्य काल में जनरली तक्षशिला से पाटलिपुत्र, मौर्योत्तर काल में तक्षशिला से ये मथुरा तक रहेगा। उसके अलावा ब्याज दर एवं बिक्री दर की बात करते हैं। देखिए, जब व्यापार किया जाता था तो राजा व्यापारियों को प्रोत्साहित करता था कि आप व्यापार करें, और जो पूंजी है उस पे आपको जो होगा उस पे आपको ब्याज भी मिलेगा जो आप पूंजी लगाएंगे। ठीक है, तो व्यापार को प्रोत्साहित करता था, और इसी कारण से सामान्यतः जो ब्याज दर थी वो 15% थी। ठीक है जी, 15% वार्षिकी। तो सामान्यतः ब्याज दर 15% थी, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, बाहर अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, मैंने कहा बाह्य व्यापार था, दक्षिणी, आगे हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ हमारा व्यापार होता था, चाइना के साथ हमारा व्यापार होता था, यहाँ हम यूनान, ग्रीक तक से व्यापार करते थे। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया से भी हमारा व्यापार होता था, दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी हमारा व्यापार होता था। ठीक है, यूनानियों से हमारा क्या काफ़ी व्यापार रहा है, तो बंदरगाह थी, उनकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो होता किसके माध्यम से था? समुद्र के माध्यम से। तो समुद्री यात्रा में रिस्क ज़्यादा होता है, जोखिम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्याज दर अधिक रही होगी। तो ये बात ये बताते हैं। उसके अलावा टैक्स की बात करूँ तो विदेश से आने वाली वस्तुओं पर, यानी कि जो इंपोर्ट करते थे, जो बाहर से लोग आके अपनी वस्तुएं व्यापार करते थे, उन पे 10% कर लगता था, जबकि देशी वस्तुओं पर 4%। तो वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी। तो आप देखिए, प्रोटेक्शनिज्म वहाँ पे भी संरक्षणवाद को हमने अडॉप्ट किया है। तो आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल, इतिहास देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, सेम सिमिलर पैरेलल में सिमिलरली चल रही हैं, पैरेलल चलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करते हैं बंदरगाहों की, कि व्यापार होता किसके, बाह्य व्यापार किसके थ्रू होता था? वो बंदरगाह के थ्रू होता था। तो बंदरगाहों की कौन कौन सी बंदरगाहें महत्वपूर्ण है उसको हम समझते हैं, और मैपिंग के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, बंदरगाह, 3 बंदरगाह हमें प्रमुख देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है भड़ोच। ठीक है, इसका एक और नाम था भृगु कच्छ भी इसको कहा जाता था, इसको बेरीगाजा भी कहा जाता था। और ये जो बंदरगाह है, ये पश्चिमी एशिया, ग्रीक, यूनानी विद्वानों ने इसे ये नाम दिया था बेरीगाजा। ये लोग इसे इस नाम से जानते थे। और ये बंदरगाह तब तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। कब तक? ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी जब तक रोमन साम्राज्य का पतन नहीं हुआ। पश्चिमी एशिया से हम व्यापार इसी मतलब भड़ोच के थ्रू ही करते थे, एक चीज। दूसरी चीज, अन्य एक और बंदरगाह है सोपारा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे बंगाल। देखिए, उस टाइम पे जो बंगाल था, बंगाल सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है, और सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग माना जाता है। ठीक है, तो और ये पूर्व की भांति यानी मौर्य काल में भी सूती वस्त्र, सूत कातना व बुनना, ये सबसे प्रमुख उद्योग था। एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, बंगाल उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, और बंगाल का मतलब आज वाले बंगाल से नहीं है। मैंने कहा बंगाल में आज का बंगाल, पश्चिमी बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया आता है बंगाल में, बिहार का एरिया पूरा आता है उसके अंदर। और अगर मैं बात करूं, ये जो सिक्किम वगैरह, ये तक बंगाल में आते थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा, हालांकि ऐसी कोई मतलब बाउंड्री नहीं खींची हुई थी और ना हमें इतना पता, लेकिन ये पूरा एरिया बंगाल कहा जाता था उस समय पे। और इसको हमने 2 भागों में बांटा है। बंगाल को 2 भागों में बटा हुआ उस टाइम पे हम बात है, पुंड्रू और वंग। ऊपर वाला जो उत्तर में है उसको हम पुंड्रू कहते थे, जो नीचे वाला है उसको वंग कहा जाता था। ठीक है जी। और
ताम्रलिप्ति, वहाँ पे एक जो पुंड्रू एरिया है उसमें ताम्रलिप्ति बंदरगाह थी, और इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही हम दक्षिणी पूर्वी एशिया व चीन के साथ व्यापार करते थे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा गुप्त काल में, और ये बंदरगाह तब महत्वपूर्ण होती है जब गुप्त काल में रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो ये बंदरगाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाहों में सम्मिलित होती है। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया व चीन के साथ इसका व्यापार था, वो हमारा इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह के थ्रू ही होता था। तो ये था व्यापार, ठीक है, बंदरगाह के बारे में कि कौन कौन सी बंदरगाह थी। हमने व्यापारिक कर और ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं उद्योग, कि कौन कौन से उद्योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। दो छोटी सी चीज़ें और मैं बताता हूँ। व्यापारियों का जो नेता था, अन्य पॉइंट्स इसमें हम व्यापार में देख लेते हैं। जो व्यापारियों का नेता था वो क्या कहलाता था? देखिए, व्यापारी श्रेणियों में बटे हुए थे। श्रेणी एक प्रकार के एक ही काम धंधे को करने वाले व्यापारियों का समूह होता था। मान लो कोई घी का व्यापार करता है तो उसकी एक अलग श्रेणी है, कोई लकड़ी में डील करता है तो उसकी एक अलग श्रेणी है, सूती वस्त्र का कार्य करने वाले व्यापारियों की अलग श्रेणी थी। और जो ये व्यापारी थे उनकी उस श्रेणी को उनका जो नेता होता था उस श्रेणी का, वो सार्थवाह कहलाता था। ये ऑलरेडी हम हालांकि चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि व्यापार की बात चल रही है तो इसीलिए हम इस पे चर्चा चल रही है। तो व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पन्याध्यक्ष। ये पन्याध्यक्ष कौन था? ये पन्याध्यक्ष वो था जो व्यापार व वाणिज्य पर नियंत्रण का कार्य करता था, एक ऑफिसर था। ये पन्याध्यक्ष था, और दूसरा व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। तो ये व्यापार हो गया कि ये चीज़ है। दूसरा वंग मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं उद्योग, कि कौन कौन से उद्योग थे और उनके केंद्र कौन कौन से थे, इनके बारे में और चर्चा करते हैं। उद्योग, तो सबसे पहले सूती वस्त्र काटना व बुनना, ये पहले भी प्रमुख उद्योग था और अब भी प्रमुख उद्योग बना हुआ था, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा बंगाल का मलमल बहुत फेमस था, ठीक है, और बंगाल में कौन कौन से आते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वंग, पुंड्रू, ये सब बंगाल का हिस्सा ही था। उत्तर में और जो दक्षिण में था, दक्षिण में पुंड्रू, उत्तर में वंग, ठीक है। उसके अलावा यूनानी विद्वान कर्टियस ने श्वेत लोहे से बनी, यानी सफ़ेद लोहे से बनी तलवारों का उल्लेख करता है, यानी ये भी एक प्रमुख केंद्र होगा। सूती वस्त्र के कौन कौन से? काशी, कलिंग, मालवा, वंग व पुंड्रू। ये मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि वंग कहाँ है, पुंड्रू कहाँ है। तो ये सारे प्रमुख केंद्र थे सूती वस्त्र उद्योग के। तो ये सारी चीज़ आपने देखी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है, आयात। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर व्यापार रहा होगा तो आंतरिक व बाह्य दोनों था। मैंने बताया था कुछ चीज़ें हम आयात भी करते होंगे और कुछ निर्यात भी करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीरिया से हम शराब, मदिरा मंगाते थे, पश्चिमी एशिया से हम घोड़े मंगाते थे। उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, चीनी रेशम या चीनी पट्ट भी कहा जाता है, वो हम चीन से आयात करते थे। इसी प्रकार से तो ये सारी चीज़ें, घोड़े हम पश्चिमी एशिया से मंगाते थे, काफ़ी फेमस थे उनके घोड़े। मतलब हमारे घोड़े जो थे वो उनकी हाइट कम होती थी, जबकि पश्चिमी एशिया है तो राजा जितने भी रहे हैं वो अच्छा खासा पैसा घोड़ों में निर्यात करते थे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चीनी पट्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम निर्यात भी करते थे। हाथी दांत है, कछुआ है, वो भी हम निर्यात करते थे। बहुमूल्य लकड़ियाँ हैं, वो भी निर्यात करते थे। सीप भी हैं, उनका भी हम निर्यात करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम निर्यात करते थे। तो ये आयात निर्यात है, तो इनको और हम एक बार देख लेते हैं। बात आ जाती है आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी और कहाँ से आयात की जाती थी। देश ये ताम्रपर्णी श्रीलंका में था ये जगह। यहाँ से हम श्रीलंका से, एक सेकेंड, श्रीलंका से मोती, तो मोती ताम्रपर्णी श्रीलंका से आयात किया जाता था। उसके अलावा मदिरा, अच्छा हाँ ठीक है जी, सीरिया से मदिरा पहले भी हम बता चुका हूँ। और चीन
चीनी पट्टी या रेशम चीन से आयात किया जाता था। उसके अलावा घोड़ा पश्चिमी एशिया से आयात किए जाते थे। चमड़ा नेपाल से आयात किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यानी कि नेपाल से चमड़ा पश्चिमी एशिया से घोड़ा, चीनी पट्टी या रेशम चीन से, मदिरा सीरिया से, मोती ताम्रपर्णी श्रीलंका से, ये तो थी आयातित वस्तु। निर्यात क्या किया जाता था? हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, कछुआ, सीपी, नील, ये सब जितनी भी चीजें थी ये आयातित निर्यात की जाती थी। ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है राजकीय मुद्रा या प्रचलित मुद्रा। पण या धरण चांदी की थी। राजकीय मुद्रा पर भी आहत सिक्कों की तरह पंचमार्क या आकृति बनी होती थी। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जैसा पंचमार्क था बीज छापा था, कोई मतलब सिंबल नहीं था, वही आकृतियां जैसे कि पर्वत की, अर्धचंद्र की, मयूर की, ये आकृतियां बनी होती थी राजकीय मुद्रा पर। ठीक है। आहत सिक्के जो चलाए थे उन पे भी इसी प्रकार से है। तो जो इनकी करेंसी थी उस पे भी यही थी। सिक्के जो थे इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध जो सिक्का राजकीय मुद्रा थी वो पण या धरण चांदी का बना होता था, वो था। उसके अलावा चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? पर्ण कहा जाता था, धरण कहा जाता था, कर्षापण कहा जाता था, शतमान कहा जाता था, ये सारी चीज। सोना निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। तांबा इसको मास कहा जाता था। कांकणी तांबे के छोटे सिक्के को कहा जाता था। तो ये था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हालांकि 2 टॉपिक और हमने करने हैं जो मैंने शुरू में बताए थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उन दोनों टॉपिक्स को मौर्यकालीन समाज और जो मौर्य काल के पतन के कारण उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है। फिर आपसे अंतिम कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। कम से कम इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो एटलीस्ट 4 एजुकेशनल ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। कमेंट करके आप बताएं कि कैसे लेक्चर आपको लग रहे हैं, तो ताकि हम इनको और आगे कंटिन्यू रहेंगे। इस बारे में आप निश्चित रहे। सारा जितना भी सिलेबस है मैं सब ऑनलाइन डालूंगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ धन्यवाद।